हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 13.3 का हम लोग जो है इंट्रोडक्शन करने वाले हैं आज इस लेक्चर में। सो बेसिकली हम लोग दो बड़े टॉपिक्स पढ़ेंगे आज। एक का नाम है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और दूसरा है हमारे पास जो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट इज बेयस थ्योरम। तो दोनों ही टॉपिक जो हैं हमारे वो इस पर्टिकुलर जो कहते हैं ना कि इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। अच्छा, एक बार ये टॉपिक्स पढ़ लें, उसके बाद इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। एंड इस लेक्चर के एंड तक आपको इन टॉपिक्स पे ऐसी एक्सपर्टीज़ गेन हो जाएगी कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपसे बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि मैं आपकी हेल्प करूंगा विद द सॉल्यूशन लेक्चर एज वेल, कि आपसे एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और आपकी मदद हो जाए, राइट। आप सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, एक ही बार में, ठीक है। और मैं एक्चुअली देखिए इसको थ्योरी से समझाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप देखेंगे आपके क्लासरूम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कराया होगा, है ना, क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट किया होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, अब बहुत ध्यान समझना। कंसिडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। सो कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको कंसिडर करना है। रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन से होते हैं? वो एक्सपेरिमेंट जिनका आउटकम हम लोग प्रिडिक्ट ना कर सकें, है ना। सो जैसे सिक्का उछाला, ठीक है, सिक्का उछाला तो हेड टेल कुछ भी आ सकता है, तो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भैया हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है। और जैसे एक डाई उछाली तो भी हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो कोई भी दिमाग में आप अपना कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर लो, ठीक है ना। तो उसका एक सैंपल स्पेस होता है ना। सो उसका एक क्या होता है भैया? सैंपल स्पेस होता है, ठीक है। सो सैंपल स्पेस बेसिकली क्या है? सैंपल स्पेस क्या होता है भैया? इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, है ना। इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। एंड सेट थ्योरी में हमने एक चीज पढ़ी है कि भाई हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है किसी भी, अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी सेट की, तो हम उसको वेन डायग्राम पे शो कर सकते हैं। तो लेट्स से सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में, उसको हमने इस यूनिवर्सल सेट से शो कर दिया, है ना। सो ये यूनिवर्सल सेट हमने शो कर दिया। अब बहुत ध्यान समझना, लेट देयर बी सम पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, राइट। सो लेट्स से E1, E2, E3 एंड E4, दीज आर व्हाट? द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि सैंपल स्पेस के क्या है? ये पार्टीशन है। पार्टीशन की क्या है ना, E1, E2, E3, E4 आर पार्टीशंस ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि सैंपल स्पेस के बेसिकली एक तरीके से डिसजॉइंट सबसेट्स हैं, मतलब, है ना। लेट E1, E2, E3, E4 आर द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, ओके। अब इनकी खास बात क्या होती है बच्चों? जो पार्टीशन होते हैं इनकी खास बात क्या है कि अगर आप बेसिकली इन पार्टीशन को, ये जितने भी पार्टीशन है इनका अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि एनी टू में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इट इज 5। सो वैसे तो म्यूचुअली तो दे आर डिसजॉइंट। दूसरी जो अच्छी बात होती है इन पार्टीशंस में, पार्टीशंस को अगर आप यूनियन कर लेंगे बच्चों, इनका यूनियन कर लेंगे तो वापस आपके पास क्या आ जाता है? सैंपल स्पेस आ जाता है। वापस से आपके पास क्या आ जाता है? सैंपल स्पेस आ जाता है। क्लियर है बच्चों? परफेक्ट है मामला। नाउ अब बच्चों, क्योंकि
नाम क्या है बेसिकली, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो आइए जरा आपको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जरा फील करा दें। मान लीजिए लेट देयर बी एन इवेंट ए, मान लेते हैं कि कोई इवेंट क्या है बच्चों, ए है, ठीक है। अब ये ए इवेंट कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूं। लेट्स से ये जो ए इवेंट है वो बेसिकली ये है ना, अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम देखो ये ए इवेंट जो है वो ये है। अब मैं अगर बात करूं टोटल, अब मैं अगर बात करूं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, अब अगर मैं बात करूं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इसकी अगर मैं बात करूं तो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना क्या क्या हो सकता है। देखिए या तो देखिए होगा तो पहले सैंपल स्पेस का कोई पार्टीशन अकर होगा या हैपन होगा, ठीक है। सो हम लोग क्या कह रहे हैं कि लेट्स से पहले इवेंट E1 हुआ, राइट, इवेंट E1 हुआ एंड अब इसके माध्यम से इवेंट ए हो रहा है। यानी कि देखिए हम लोग किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ए इवेंट की। तो हम कह रहे हैं कि भाई मान लेते हैं कि इवेंट E1 हुआ होगा और उसके माध्यम से इवेंट E1 हो रहा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हो चुका, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। देखिए इस तरीके से इवेंट ए तभी हो सकता है जब पार्टीशन, जो ये वाला पार्टीशन है E1, ये ऑलरेडी हो चुका। E1 भी क्या है बेसिकली, है तो इवेंट ही ना। सो E1 इवेंट हो चुका होगा, तब उसका ये वाला पोर्शन जो है कहेगा कि हाँ ए अब हो रहा है, राइट। फिर हमको क्या चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भैया, अब क्या हो सकता है कि मान लेते हैं कि अब इवेंट E2 अकर हो रहा है, ठीक है, इवेंट E2 अकर हो रहा है एंड अब इसके माध्यम से इवेंट ए हुआ होगा, इसके माध्यम से इवेंट ए हुआ होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E2 हो चुका, ठीक है। नाउ ए होने के जितने तरीके हैं सब कंसिडर करेंगे। मान के चलिए इवेंट E3 हो चुका एंड उसके माध्यम से आपका ए हो रहा है, उसके माध्यम से आपका ए हो रहा है, ठीक है। या फिर इवेंट E4 हो चुका, राइट, एंड इसके माध्यम से आपका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ए इवेंट हो रहा है। सो बेसिकली बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि ए इवेंट होने के जितने भी तरीके थे, E1 के माध्यम से, E2 के माध्यम से, E3 के माध्यम से, E4 के माध्यम से, मैंने सारे कंसिडर कर लिए एंड दिस इज हाउ वी टेल द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि चीज़ें बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। लोगों से अपने को क्या लेना देना, बच्चों को समझ में आनी चाहिए। क्लियर है भैया बात। दिस इज हाउ वी कैन से कि दिस इज द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब इस पे जरा ना एक क्वेश्चन हो जाए। पहले क्वेश्चन से पहले आप इसको पूरे को नोट करो भैया, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले ये एग्जाम्पल लेते हैं और इसके माध्यम से आपको समझ में आएगा, है ना। ये एग्जाम्पल है, काफ़ी पॉपुलर भी है और अच्छा है इस पर्टिकुलर थ्योरम को समझने के लिए, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को। देखिए बहुत ध्यान समझिए, जो जो डेटा दिया होता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में वो आपको लिखना चाहिए। कहता है अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। एक इंसान ने क्या करा है भैया, एक कोई चिनाई का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, उसका ठेका लिया है। द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 डेट देयर विल बी स्ट्राइक। तो एक स्ट्राइक होगी, ठीक है। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया, 0.65, राइट। अच्छा, अब अगर स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी ये है तो हमारा दिमाग बाय डिफॉल्ट क्या कहता है कि नॉट स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1 माइनस 0.65 यानी कि 0.35। ठीक है भैया, क्लियर भैया, बहुत जल्दी से बताइएगा। ओके, नाउ द प्रोबेबिलिटी इज 0.65, देयर विल बी स्ट्राइक। 0.80, द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अब देखिएगा बच्चों,
इसने जो बोला है, इसने क्या बोला है कि द प्रोबेबिलिटीज आर 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो काम जो है आपका ऑन टाइम खत्म हो जाएगा अगर कोई स्ट्राइक नहीं है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.80, ठीक है, 0.80, ठीक है। एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। सो अगर स्ट्राइक है तो जॉब टाइम पे वैसे भी हो नहीं पाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है, कम भी है। सो जॉब ऑन टाइम व्हेन देयर इज स्ट्राइक इज 0.32, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? वेरी गुड। वो कह रहा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, ठीक है। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझते हैं, कुछ इवेंट्स डिफाइन करता हूं मैं आपको। लेट ए बी द इवेंट, ये इवेंट कैसे डिफाइन कर रहा हूं मैं कि जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। लेट ए बी द इवेंट कि जॉब टाइम पे कंप्लीट हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स से मैंने 2 इवेंट और डिफाइन करे, ठीक है, 2 इवेंट मैंने और डिफाइन करे बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 2 इवेंट मैंने और डिफाइन करे, राइट, ठीक है। 2 इवेंट क्या डिफाइन कर रहा हूं मैं, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। अब मैंने सारा डेटा ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। सो मैंने 2 इवेंट और डिफाइन कर रहा हूं कि लेट E1 बी द इवेंट कि देयर विल बी स्ट्राइक, देयर विल बी स्ट्राइक, राइट, एंड E2 बी द इवेंट देयर विल नॉट बी स्ट्राइक। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, 2 इवेंट समझ में आ गए, ठीक है। अब मैं देखो सारी की सारी जानकारी को कैसे लिख सकता हूं। अगर स्ट्राइक है तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दे रखा है, स्ट्राइक नहीं है तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दे रखा है। ये क्या दे रखा है कि काम टाइम पे कंप्लीट होगा, जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है गिवन दैट देयर इज नो स्ट्राइक, यानी कि PA/E2 दे रखा है। ये क्या दे रखा है आपको? जॉब टाइम पे कंप्लीट होगा, यानी कि इवेंट ए हो रहा है गिवन दैट क्या हो चुका? स्ट्राइक हो चुकी। स्ट्राइक होना मतलब इवेंट E1। तो जैसे ही आपने ये सब कर लिया, अब आपको मैं प्रोबेबिलिटी लिखना सिखाता हूं। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। सो आपको काम आपका टाइम से कंप्लीट हो जाए तो बेसिकली आपको क्या निकालना है बच्चों? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालना है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालना है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालना है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे क्या कि अगर कंस्ट्रक्शन जॉब हम लोग को टाइम पे कंप्लीट करना है, यानी कि ए इवेंट का टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो अब देखो क्या हो सकता है, टाइम पे काम कैसे कैसे कंप्लीट हो सकता है। या तो स्ट्राइक हुई हो एंड तब काम टाइम पे कंप्लीट हो रहा हो भैया, या तो E1 इवेंट हो रहा हो एंड तब टाइम पे काम कंप्लीट हुआ इनटू A/E1, या प्लस या स्ट्राइक नहीं हो रही हो एंड तब टाइम पे काम कंप्लीट हुआ हो। सो ऐसे करके हमको फील करना है। नाउ अब अपन सारी वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी 0.65 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इज 0.32, राइट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 0.35, राइट, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इज 0.80, ठीक है। सो ये अपने को क्या करना है भैया? ऐड करना है और बता देना है। आंसर आ रहा है 0.488, ठीक है। सो 65 और 32 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 पंजे 10 का 82 का 2 6 12 1 13, 3 पंजे 15 का 5 का 1 3 6 18 1 19, इट इज 0 5 3 8 9 1 10 और 1 1 2 2080। सो वैसे भी यहाँ पे और यहाँ पे था तो 4 डेसिमल प्लेसेस आएंगे, तो यानी कि इट इज तो 0.2080, ठीक है, ठीक है भैया। अच्छा ये वाला क्या है? इट इज 8 पंजे 40 का हासिल को 4 8 या 24 और 4 28, राइट, तो 0.28। सो अब देखेंगे भैया 0.488 आ जाएगा यहाँ पे। सो यही आपका आंसर आ भी रहा है, ठीक है भैया।
सो ये था थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये था थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मैंने आपको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में बेसिकली मैंने आपको थ्योरी भी बता दी और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखा दिया है। फटाफट से नोट करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे बेयस थ्योरम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम लोग पढ़ेंगे बेयस थ्योरम। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बेयस थ्योरम। उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों। ठीक है, आ रही हैं समझ में? जल्दी से बता दीजिए। परफेक्ट चल रहा है मामला? ओके, वेरी गुड बच्चों। अब क्या करना है हमको? हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? वापस चलते हैं अपन बेस थ्योरम पढ़ने ना। सो बेस थ्योरम की थ्योरी पढ़ते हैं। बेस थ्योरम की थ्योरी पढ़ते हैं। चलिए, सो बेस थ्योरम की थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, बेस थ्योरम। सो बेस थ्योरम के क्वेश्चंस अपन कैसे सॉल्व करते हैं भैया? ट्री डायग्राम से सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं भाई? ट्री डायग्राम से अपन सॉल्व करते हैं। सो आइए गाइस, सबसे पहले बेस थ्योरम से पहले अपन थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वापस से लिखते हैं। जो पहले अपन ने लिख रखा है उसी को ही लिख देंगे, उसी को ही लिख देंगे। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। ठीक है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या करना है भाई? जल्दी से बताओ क्या करना है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है? कंसिडरिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एंड उससे एसोसिएटेड ये थ्रू द वेन डायग्राम में क्या शो कर रहा हूं? देयर इज अ सैंपल स्पेस। नाउ इसके अंदर कुछ, अच्छा कितने भी पार्टीशन हो सकते हैं ना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि 3 होंगे 4 होंगे, कितने भी हो सकते हैं। इट इज E1 E2 E3 है ना, कितने भी हो सकते हैं ना। तो मैं एक काम कर दे रहा हूं, 3 बना दे रहा हूं ना, 3 बना दे रहा हूं। कितने भी पार्टीशन हो सकते हैं। अब मान के चलिए हमारा कोई इवेंट ए होता है, इवेंट ए। सो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो बच्चा बता देगा। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगा बच्चों? इट इज पी ए। सो या तो पहले E1 हुआ हो, इवेंट बेसिकली पार्टीशन, ये वाला पार्टीशन अकर हुआ हो और इसके माध्यम से आपका ए इवेंट हो रहा हो इंटू पी ए बाई E1। या फिर क्या हो सकता है बच्चों कि E2 पार्टीशन अकर हुआ हो, राइट, और इसके माध्यम से अपना ए इवेंट हो रहा है। ठीक है, या फिर E3 पार्टीशन अकर हुआ हो एंड इसके माध्यम से अपना इवेंट ए हो रहा है। ठीक है, इसके माध्यम से इवेंट ए अपना हो रहा है। ठीक है, जो बात पहले लिखवाई है वही लिखवा दी दोबारा से। ठीक है, कहने का सर अब बेस थ्योरम पढ़ाओ ना, ये तो पढ़ा दिया आपने। हाँ 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 हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे? बेस थ्योरम पढ़ाएंगे ना। क्या करेंगे बच्चों? बेस थ्योरम पढ़ाएंगे। अब बहुत ही ध्यान से सुनना। बेस थ्योरम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का ही एक बेसिकली टॉपिक है। ये कह रहा है कि इवेंट ए हो चुका, जैसे यहां पे इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, बेस थ्योरम कहता है कि इवेंट ए तो हो चुका। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि E1 पार्टीशन के थ्रू हुआ हो, कि E1 के थ्रू हुआ हो, E1 के थ्रू हुआ हो। आप समझ रहे हो? तो बेस थ्योरम में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो यानी कि एग्जैक्टली आपसे क्या पूछ रहा है कि इवेंट ए तो हो चुका, बताओ E1 के माध्यम से हुआ हो, इस बात की क्या चांसेस है? E1 के माध्यम से हुआ तो क्या चांसेस है? तो देखो फेवर में क्या चांसेस है। फेवर में पहली बात तो अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की भी बात करूं मैं आपको, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की भी बात करूं मैं आपको,
तो आप क्या करोगे, P(E1) इंटरसेक्शन A अपॉन PA, राइट। ये तो हो गया 13.1। फिर आप कहते हो कि यार अगर E1 और A को होना है तो पहले E1 होगा, राइट, एंड फिर A होगा। पहले E1 क्यों होगा, क्योंकि सैंपल स्पेस के 3 ही पार्टीशन है, तो तीनों पार्टीशन में से किसी एक पार्टीशन को होना पड़ेगा, अपॉन PA। अब PA जो है, अब देखिए ये आपका 13.2 हो गया। नाउ फाइनली बच्चों अब आएगी वो वाली बात 13.3 में जो अभी हमने पढ़ाया है, यानी कि हमने क्या पढ़ाया है आपको, कि भैया अब A इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी, सो आप A इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, राइट। हाँ, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा क्या मेरे को, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। वो मेरे को क्लोन का वो नहीं मिल रहा है ना, अरे भाई क्या बात है यार, क्यों परेशान कर रहे हो बार बार, ठीक है। सो बेसिकली मैं अब क्या कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रख रहा हूं, है ना, यहां से उठा के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रख रहा हूं यहां से उठा के। अब देखना बच्चों, यही बेसिकली क्या होता है बच्चों, यही बेस थ्योरम है, सो टेक्निकली यही बेस थ्योरम है। अब आप समझ में आ गया होगा कि आपको ये किस किस तरीके से आया है, राइट। अब किस किस तरीके से आया है इसको तो आप नोट कर ही लो, पर मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको कुछ इस तरीके से सिखा रहा हूं कि आप इसको कैसे याद रखो, कि भैया इवेंट ए हो चुका है ना, बताओ E1 के माध्यम से हुआ हो क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो फेवर में क्या है कि E1 पार्टीशन पहले अकर होए, उसके बाद A इवेंट E1 के थ्रू हुए, ये फेवर का केस है, अपॉन A के होने के सारे पॉसिबल केसेस क्या हैं, ये हैं। सो दिस इज बेसिकली योर बेस थ्योरम, फिर से बोल रहा हूं कि भैया इवेंट ए तो हो चुका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि पार्टीशन E1 के थ्रू हुआ हो, पार्टीशन E1 के थ्रू हुआ हो, है ना, E1 के थ्रू हुआ हो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भैया बेस थ्योरम क्या कहती है कि देखो जी फेवर में क्या है कि E1 पार्टीशन अकर हो, उसके थ्रू A इवेंट होए, अपॉन A इवेंट होने के सारे पॉसिबल केसेस। ऐसे भी आप इसको क्या नाम जो है याद रख सकते हैं। अब हम लोग बेसिकली बेस थ्योरम को अप्लाई करेंगे कहाँ पे, अपने क्वेश्चंस में। देखिए बेस थ्योरम की थ्योरी जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को 10-20-50% ही समझ में आती है, पर जब बेस थ्योरम के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस कराते हैं तो बच्चों को सब कुछ एंटायरली बेस थ्योरम समझ में आ जाता है कि एंटायर बेस थ्योरम में है क्या, राइट है बच्चों। सो बेस थ्योरम पढ़ेंगे, आगे चलते हैं, बेस थ्योरम पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स देखिए बेस थ्योरम पे क्वेश्चन देखेंगे ना, कई बार बेस भी बोल देते हैं, कई बार बेस भी बोल देते हैं, सो जो आपको बोलना है बोलो, ठीक है, बट समझ में आना चाहिए। कह रहा है कि बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो जो जो बातें लिख रखी हैं अपने आप लिखते रहो कि यार बैग 1 जो है उसके अंदर 3 रेड है एंड 4 ब्लैक बॉल्स है, राइट, ओके, ठीक है, ये हो गया बैग 1। उसके बाद वो कह रहा है कि वाइल अनदर बैग 2, कोई दूसरा बैग है 2, राइट। सो वर्टिकल फिगर बना के, है ना, जो भी डेटा दे रखा है उसको थोड़ा सा वर्टिकल लिख के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ट्री डायग्राम बनता है। सो बैग 2 के अंदर 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, 6 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। कह रहा 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स। सो एट रैंडम दोनों बैग में से किसी भी एक को चूज किया जाता है। तो देखिए जब 2 बैग हैं, मान लो बैग 1 को चूज करना आपका इवेंट E1 है,
बैक 2 को चूज करना इवेंट E2 है, और ये आप डिफाइन भी करोगे, है ना, आप ये डिफाइन भी करोगे, मतलब लिखोगे बकायदा कि लेट E1 इज द इवेंट टू चूज बैग 1, ठीक है ना। सो दो बैग हैं, दोनों में से किसी भी एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी, हाफ हाफ, राइट। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है वो भी हाफ होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी क्या होगा आपका, हाफ ही होगा। दोनों बैग में से किसी भी एक बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी विल बी हाफ हाफ, राइट। ओके, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। अब एक बॉल जो है रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी एक बैग में से, एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। तो अब क्या हो चुका है ना, इट इज फाउंड मतलब हो चुका, टू बी रेड। तो यानी कि दोनों में से कोई एक बैग चूज किया, उसमें से एक बॉल निकाली और वो रेड निकल चुकी है। सो ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट क्या, कि ड्रॉन मतलब जो निकाली हुई बॉल है, ड्रॉन बॉल इज रेड, ड्रॉन बॉल इज रेड, ड्रॉन बॉल इज रेड, ठीक है। अब बच्चों एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से, मान लो ये वाला बैग चूज किया, तो यानी कि ये वाला बैग चूज हो चुका। अब इसमें से अगर कोई बॉल हम रेड निकालेंगे, यानी कि ए इवेंट करेंगे, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, रेड के फेवर में 3 अपॉन टोटल 7, राइट, ऐसे लिखेंगे। मान लो इसके अंदर से हम लोग जो है, मान लो अगर बैग 2 चूज हुआ, अब बैग क्या हो चुका, 2 बैग चूज हो चुका ना, बैग 2 चूज हो चुका, E2 इवेंट हो चुका। अब मैं एक रेड बॉल निकालता हूं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, रेड के फेवर में 5 अपॉन टोटल 11। सो दिस इज हाउ वी मेक द ट्री डायग्राम ऑफ, वी मेक द ट्री डायग्राम, दिस इज हाउ वी मेक द ट्री डायग्राम। बच्चों क्लियर है क्या, दिस इज हाउ वी मेक द ट्री डायग्राम, ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है, बात समझ में आ गई क्या। नाउ वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2। अब देखो उसने कहा वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, यानी कि रेड बॉल तो निकल चुकी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2, बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल जो है वो बैग 2 के थ्रू निकली है। तो फेवर में क्या है, फेवर में है कि भाई बैग 2 चूज तो हो पहले, एंड उसके अंदर से एक रेड बॉल निकले, अपॉन रेड बॉल निकल चुकी, तो रेड बॉल निकलने के टोटल पॉसिबल केसेस, तो पहले या तो बैग 1 चूज होगा और उसके बाद रेड बॉल निकलेगी, या फिर आपका बैग 2 चूज होगा एंड तब उसमें से एक रेड बॉल निकलेगी। सो इट इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज हाफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 इज 5/11 अपॉन probability of E1 is half into probability of A by E1 is 3/7 plus probability of E2 is half into probability of A by E2 is 5/11. So basically all these values are given here. सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे मौजूद हैं, बस आपको क्या करना है, सिंपल वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है बच्चों। तो बड़े प्यार से आंसर निकाल सकते हैं, देखिए क्या आ जाएगा आंसर, इट इज़ 5/22, इट इज़ 3/14 प्लस 5/22, राइट भाई। सो ये तो गेम हो गया खतरनाक, यानी कि 14 और 22 का एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को, 14 और 22 का एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 14 के फैक्टर कितने हो गए भैया, 2 सत्ते 14 और 22 के 2 × 11, राइट। सो एलसीएम अगर लेंगे तो क्या होता है भैया, राइट, जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर। सो 2 सत्ते 14 × 11 है ना, सो बेसिकली 14 × 11, सो बेसिकली 14 × 11 हो जाएगा। सो या 77 × 2, 2 सत्ते 14 का 4 का असल को 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 154। सो it will come out 5/22 and this is 154 और यहाँ पे 14 कम 14, 14 कम 14, 11 33 प्लस 22 सत्ते है ना, 7 × 35। सो इट विल कम आउट बच्चों 22 कट जाएगा 7 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 7 × 35 है ना, 7 की मल्टीप्लाई तो ऊपर चली जाएगी, एंड दिस इज 5 3 8 और 3 3 6, सो 35/68, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, परफेक्ट है मामला। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन ऑन द बेस थ्योरम। बहुत ही प्यारा
कॉन्सेप्ट है बेस थ्योरम, और बिल्कुल ऐसे ही ट्री डायग्राम बना बना के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 10, 20, 30% आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। बाकी जितना ज़्यादा आप लोग जो है क्वेश्चंस करेंगे बेस थ्योरम पे, उतना ज़्यादा ही चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है भैया, चलिए तो फटाफट से जो है इसको नोट करिएगा, एंड वी विल प्रोसीड फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भैया, चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं, एंड लेट्स प्रोसीड टू द एग्जाम्पल नंबर 17। ओके, ग्रेट क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, चाहे आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, सो गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस। देखिए जब वो बोल देता है ना आइडेंटिकल, मतलब इसका मतलब तीनों बॉक्सेस एक जैसे हैं, सेम बिल्कुल, आप उनमें फर्क नहीं ढूंढ सकते, तो आइडेंटिकल बॉक्सेस। सो 3 आइडेंटिकल बॉक्स हैं भैया, 1, 2, जैसे कि मैंने आपको बताया फिगर वर्टिकल बना के चलना है ना, जो भी डेटा दिया हुआ हो उसको वर्टिकली लिस्ट करके चलना है ऐसे। सो सब बॉक्सेस के अंदर क्या है बच्चों? 2 कॉइन्स हैं, है ना, 2 कॉइन्स हैं। ठीक है ना, हर बॉक्स के अंदर 2 कॉइन्स हैं। पहले तो सबसे पहले जब, क्योंकि सारे के सारे बॉक्सेस बिल्कुल एक जैसे देखने में लग रहे हैं, तो इनमें से किसी भी बॉक्स को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है, किसी भी बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी? 1/3, राइट। किसी भी बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। तो आप चाहो तो यहां पे इसको PB1 जो है उसको लिख सकते हो 1/3, राइट। PB2 जो है बॉक्स 2 को चूज करना है 1/3, एंड PB3 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी चूज करने की 1/3। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। कह रहा बॉक्स 1 में बोथ द कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन्स। सो भैया दोनों के दोनों कैसे हैं? गोल्ड कॉइन्स हैं पहले बॉक्स में। इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, तो यहां पे दोनों के दोनों सिल्वर कॉइन्स है। एंड इन द बॉक्स 3 देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। सो बॉक्स 3 में एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वीडियो में दिखाई दे रहा है भैया? नहीं दिखाई दे रहा ना? चलो तो मैं थोड़े थोड़े से बॉक्सेस ठीक कर देता हूँ। ठीक है भैया, देखिए आपको समझ में आ जाएगा अब। सो बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। सो पहले बॉक्स में दोनों के दोनों ही गोल्ड कॉइन्स हैं, दूसरे में दोनों के दोनों ही सिल्वर कॉइन्स हैं, और तीसरे में एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। अब शायद आपको बेटर दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन। तो यानी कि रैंडमली किसी भी बॉक्स को चूज करेगा तो सबकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी? इक्वल होंगी। देखिए 3 बॉक्स हैं, तीनों सेम है, तीनों को चूज करने में से किसी भी एक को चूज करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बेसिकली तीनों बॉक्सेस की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, क्योंकि तीनों ही एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी मान लो P हुआ, ये भी P हुआ, ये भी P हुआ, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इनमें से इसका मतलब किसी भी एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 आ जाएगी। इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3, 1/3 आई है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे। कहता है पर्सन चूजेस एट बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन। ठीक है, सो एक कॉइन जो है तीनों में से किसी भी एक बॉक्स को चूज करता है वो, और एक कॉइन बाहर निकालता है। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, यानी कि गिवन है। देखिए जो गिवन होता है यानी कि इसका मतलब वो हो चुका तभी गिवन है। ठीक है, सो इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, तो लेट ए बी द इवेंट दैट अ गोल्ड कॉइन इज ड्रॉन। ड्रॉन मतलब निकाला गया है। ड्रॉन का मतलब हमेशा वो नहीं होता, ड्रॉ करने का मतलब ऐसा नहीं होता। ड्रॉन का मतलब निकाला भी गया है। ठीक है, सो अब अगर बॉक्स 1 सेलेक्ट हो जाता है, मान लेते हैं, तो एक गोल्ड का सिक्का निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अरे भैया उसके अंदर सारे ही गोल्ड हैं, तो कोई सा भी सिक्का उठाओगे आप, बेसिकली गोल्ड के फेवर में 2 और टोटल कॉइन्स भी 2, तो यानी कि 1 ही हो जाएगी ना। यानी कि बॉक्स 1 अगर चूज हुआ तो गोल्ड का सिक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी 1 है। लेकिन अगर बॉक्स 2 चूज होता है तो उसमें से गोल्ड का सिक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया? 0, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं भाई। बेसिकली गोल्ड कॉइन्स ही 0 है अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 2, तो 0.20 हो जाएगा। और अगर हम यहां पे बात करें कि भैया अगर बॉक्स 3 चूज हो चुका, देन गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इट इज 1/2, क्योंकि गोल्ड के फेवर में 1 एंड टोटल कॉइन्स 2। ठीक है, जैसे ही आपके पास ये बेस थ्योरम, यानी कि जैसे ही आपके पास ट्री डायग्राम डन हो गया, क्या डन हो गया बच्चों?
आपके पास ट्री डायग्राम डन हो गया है, आपके पास ट्री डायग्राम डन हो गया है। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड। कह रहा एक सिक्का निकाला तो वो गोल्ड का है, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस डब्बे में, जिस डब्बे से सिक्का निकाला गोल्ड वाला, उसमें दूसरा सिक्का भी गोल्ड का ही हो। तो दूसरा सिक्का भी गोल्ड वाला ही हो, तो इसका मतलब बॉक्स 1 से निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना कि भैया गोल्ड का सिक्का निकल चुका, बताओ बॉक्स 1 के थ्रू निकला हो। क्योंकि अगर एक गोल्ड का सिक्का निकला तो दूसरा भी सिक्का गोल्ड का हो, इसका मतलब बॉक्स 1 से निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं हमसे। तो फेवर में क्या है भैया कि पहले बॉक्स 1 सेलेक्ट हो, उसमें से एक गोल्ड सिक्का निकले, राइट। अपॉन टोटल केसेस क्या है गोल्ड का सिक्का निकलने के, कि भैया बॉक्स 1 चूज हो, उसमें से एक गोल्ड का सिक्का निकले, या फिर मतलब प्लस, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था और के केस में प्लस लेते हैं, या फिर बॉक्स 2 चूज हो और उसमें से एक गोल्ड का सिक्का निकले, राइट, या फिर बॉक्स 3 चूज हो और उसमें से एक गोल्ड का सिक्का निकले। सो लेट्स राइट डाउन द एंटायर आंसर। सो फेवर में PB1 इंटू PA बाई B1, सो PB1 इज 1/3, right, and PA by B1 is 1, right, upon PB1 is 1/3 into 1 plus PB2 is 1/3 into PA by B2 is 0 plus PB3 is 1/3 into PA by B3 is 1, 2, ठीक है, 1/2 सॉरी। सो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा भैया, इट इज़ 1/3, और ये कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 इंटू 6। सो एलसीएम लेंगे तो भैया देखिएगा बहुत ध्यान से। सो इट इज़ 6 एलसीएम लेंगे तो 3 2 6 2 प्लस 1, राइट, एंड 1/3, सो 3 2 6, सो ये 2/3 हो जाएगा, राइट है बच्चों। सो 2/3 इज द करेक्ट आंसर। तो दूसरा सिक्का भी उस डब्बे में गोल्ड का हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3 है, ठीक है। यानी कि अब आपको 70-80% ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि बेयस थ्योरम बेसिकली काम कैसे कर रहा है। बताइए जल्दी से, अब आपको 70-80% ये क्लियर हो गया होगा कि ये एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है, आपका बेयस थ्योरम किस तरीके से काम करके चल रहा है आपका। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है आपको, है जी। चलें आगे, चलें क्या है, आगे चलें क्या, जल्दी से बताइएगा। चलिए तो फटाफट से एक बार इसको नोट कर लीजिए बच्चों, एंड आगे और क्वेश्चंस करते हैं बेस थ्योरम के ऊपर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल नंबर 18 देखेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, और मतलब ये आप मान लो कि इसके बिना प्री बोर्ड्स नहीं होते, ठीक है ना, और बोर्ड्स में भी ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के तौर पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों। कहता है सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ एन HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। रिलायबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ की क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी मतलब उसके विश्वास करने योग्य, क्या बोलते हैं रिलायबिलिटी को हिंदी में, क्या बोलेंगे, विश्वात्मक वॉट एवर। सो बेसिकली उसकी सही और गलत होने की जो डिग्री है उसको अपन रिलायबिलिटी के तौर पे देख सकते हैं। तो रिलायबिलिटी डिस्कस करी हुई है, कहता है ऑफ पीपल हैविंग HIV, तो जिन लोगों को सच में HIV है ना। सो मेडिकल साइंस में क्या होता है कि कोई बीमारी अगर प्रेजेंट होती है तो हम उसको पॉजिटिव लिखते हैं ना। सो अगर सच में ही HIV पॉजिटिव है, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड। सो ये वैसे भी HIV टेस्ट की बात कर रहा है, तो ये जो टेस्ट है अगर सच में HIV पॉजिटिव है तो 90% चांसेस हैं कि डिटेक्ट करेगा और 10% चांस है कि नहीं भी डिटेक्ट करेगा, है ना, नॉट डिटेक्ट, ठीक है। ऑफ द पीपल फ्री ऑफ HIV, यानी कि जिन लोगों को HIV नहीं है, ऑफ द पीपल फ्री ऑफ HIV, राइट, तो जिनको HIV नहीं है यानी कि HIV नेगेटिव लोग, 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड HIV नेगेटिव। सो 99% जो है
वो अपन क्या करेंगे, 99% ऑफ टेस्ट आर जस्ट HIV नेगेटिव, यानी कि HIV नेगेटिव ही बताया जाएगा, ठीक है। और 1% आर डायग्नोज एज HIV पॉजिटिव, तो 1% में जिन लोगों को HIV नेगेटिव है तब भी HIV पॉजिटिव डिक्लेयर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर HIV पॉजिटिव है, ठीक है, तो 90% केस में डिटेक्ट हो रहा है, यानी कि डिटेक्ट होने का मतलब कि भाई HIV पॉजिटिव ही बता रहा है टेस्ट भी, बट 10% गेट नॉट डिटेक्टेड, तो यानी कि 10% केसेस में HIV होने के बावजूद भी HIV नेगेटिव शो कर रहा है बेसिकली, है ना। सो अभी तक हमने फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV, सो लार्ज पॉपुलेशन में सिर्फ 0.1% लोगों को HIV होता है, ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब 99.9% लोगों को HIV नहीं होता है, ठीक है। सो कह रहा 1 पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम गिवन द HIV टेस्ट एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम और हर एज HIV पॉजिटिव। अब यानी कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से कोई एक बंदा हमने सेलेक्ट किया और उस एक बंदे को हमने सेलेक्ट किया तो उसको HIV पॉजिटिव रिपोर्ट ने, बेसिकली जो टेस्ट की रिपोर्ट है उसने HIV पॉजिटिव डिक्लेयर्ड कर दिया। सो यानी कि ए इवेंट क्या है, HIV पॉजिटिव डिक्लेयर्ड, HIV पॉजिटिव डिक्लेयर्ड, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैज HIV, है ना। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बंदे को सच में HIV था। तो देखिए ये क्वेश्चन है ना, देखिए क्वेश्चन बेसिकली लंबा बहुत दिया हुआ है, ठीक है, बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ये बेवजह का लंबा क्वेश्चन से बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ डरने वाली बात है नहीं। सो देखिए लेट्स टेक E1 इवेंट इज व्हाट, कि भाई किसी को अगर सच में HIV पॉजिटिव है तो E1 इवेंट हुआ, किसी को HIV नेगेटिव है तो E2 इवेंट हुआ। सो 0.1% का मतलब क्या है बच्चों, अब बहुत ध्यान से देखना, इसका मतलब तो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा बच्चों, इट इज 0.1%, यानी कि 0.1 का भी अपॉन 100, यानी कि इट इज लाइक 0.001, ठीक है। एंड ये है किसी बंदे को अगर HIV नेगेटिव तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 99.9% का मतलब क्या है, 0.999, राइट है। 99.9% का मतलब 99.9 को अपॉन 100 से डिवाइड करके अपन ने लिख दिया। अब बच्चों बहुत ध्यान समझना, ये एग्जैक्टली हमें क्या बता रहा है, ठीक है, कि यार अगर HIV पॉजिटिव सच में है, राइट, तो वो कह रहा है कि भाई HIV पॉजिटिव तो डिक्लेयर हो चुका, यानी कि HIV पॉजिटिव तो डिक्लेयर हो चुका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि भाई सच में उसे HIV पॉजिटिव है। अब देखो एक बात सुनो, मान लो एक बंदे को सच में HIV पॉजिटिव है, ठीक है, राइट, सच में HIV पॉजिटिव है, तो उसको HIV पॉजिटिव डिक्लेयर करने के क्या चांसेस है, 90%, यानी कि 0.9, ठीक है। और अगर एक बंदे को HIV नेगेटिव है, राइट, HIV नेगेटिव है ऑलरेडी, बट इसको भी HIV पॉजिटिव डिक्लेयर करने के क्या चांसेस हैं, 0.01, 1% मतलब 0.01, ठीक है ना। तो ये हमने परसेंटेज के केसेस पे अपने को हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी फिगर, ठीक है, ये हमारी फिगर हो गई। अब उसने कहा भैया देखो बंदे को तो HIV पॉजिटिव डिक्लेयर हो चुका, बंदे को तो HIV पॉजिटिव डिक्लेयर हो चुका, बताओ कि सच में उस इंसान को HIV पॉजिटिव है, यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट कि भाई बंदे को तो HIV पॉजिटिव डिक्लेयर हो चुका। सो देखो फेवर में क्या चांसेस हैं कि उस बंदे को HIV पॉजिटिव हो और तब डिक्लेयर हो, राइट। सो ये कुछ केसेस, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं NCERT के अंदर जिसमें किसी को बीमारी होना जो है फेवरेबल केस होता है ना, फेवरेबल केस। बट क्या करें, क्वेश्चन है तो इसलिए अपने को बेसिकली इनह्यूमन भी होना पड़ेगा, ठीक है। सो फेवर में क्या केस है भैया कि भैया उसको HIV पॉजिटिव हो और तब HIV पॉजिटिव डिक्लेयर हो। अपॉन HIV डिक्लेयर होने के टोटल केसेस क्या हैं बच्चों, कि यार HIV पॉजिटिव था इनटू तब HIV डिक्लेयर हुआ, अदरवाइज HIV पॉजिटिव नहीं भी था, HIV नेगेटिव था और तब भी HIV पॉजिटिव डिक्लेयर हो गया, ठीक है ना। सो अब अपने को क्या करना है बच्चों, बस यहां तक पूरा नोट कर लीजिए। अब अगले पेज पे बेसिकली हमको सिंपल वैल्यू रखनी है बच्चों। देखिए वैल्यू क्या रखेंगे, E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.001 इंटू PA बाई E1 इज 0.9, ठीक है, अपॉन
पी E1 इंटू पी ए बाई E1, तो यही सेम केस आ जाएगा। एंड पी E2 इंटू पी ए बाई E2, तो पी E2 कितना है बच्चों 0.999 इंटू पी ए बाई E2, पी ए बाई E2 कितना है बच्चों 0.01, राइट है बच्चों। सो हमने परसेंटेज को अपॉन 100 कर करके कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, 1 2 3 4 यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस पर 9 होगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस पर 9 होगा, प्लस 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेसेस पे 999 होगा। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, सो यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस पे तो 9 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 1 0 यहाँ पे रखेंगे तो 9 0 9, फिर 9 और 9 18 का 8 का हासिल को 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल को 1, राइट। सो 999 प्लस 90 में 1089, और कितने डेसिमल प्लेसेस रखने बच्चों 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब डेसिमल प्लेसेस को इक्वल करके इसको काट दो, सो 90/1089, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास लगभग 0.083 आ जाएगा, है ना, लगभग 0.083 आ जाएगा ना। तो आप क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अरे भैया 90 डिवाइडेड बाय 1089, ठीक है। सो 0.08264, सो बेसिकली 0.083 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करने का मन नहीं था यार, ठीक है, करने को कर देना आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है गाइस, जल्दी से बोल दो, परफेक्ट है क्या मामला, वेरी गुड। फटाफट से इस पूरे क्वेश्चन को नोट करेंगे बच्चों, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट करेंगे, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है, क्लियर है क्या भैया। चलिए नाउ अब आगे चलते हैं इन एग्जाम्पल नंबर 19, है ना। सो एग्जाम्पल नंबर 19 भी अच्छा क्वेश्चन है, बेस थ्योरम के ऊपर ही क्वेश्चन है ये एक्चुअली में, तो देखा जाए तो। सो इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स, मशीन्स ए एंड बी एंड सी मैन्युफैक्चर रेस्पेक्टिवली 25%, 35%, 40% ऑफ द बोल्ट। सो बेसिकली बच्चों बहुत ध्यान से देखना, मशीन ए है, मशीन बी है एंड मशीन सी है। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, बोल्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाली मशीन है, बोल्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाली मशीन है। सो भैया ये 25% ऑफ द आइटम को तो ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये 35% ऑफ आइटम को ये प्रोड्यूस कर रहा है, और ये मशीन सी 40% ऑफ द आइटम को ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ओके। ऑफ देयर आउटपुट्स 5 4 एंड 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। सो ये 5% डिफेक्टिव निकाल देता है, इसमें ये जितने भी प्रोड्यूस करता है उसके 4% डिफेक्टिव निकाल देता है, राइट, और ये जितने भी प्रोड्यूस करता है उसके 2% डिफेक्टिव निकाल देता है। उसका सेंटेंस पढ़िए बच्चों, क्या है उसका सेंटेंस, कह रहा ऑफ देयर आउटपुट्स, यानी कि जितने वो प्रोड्यूस करेगा उसका 4-5% लेना है। ऐसा नहीं कर देना कि 25% बनाए और 5% खराब निकल गए, 25 में से 5 नहीं घटाने आपको, अरे जिसमें जितने भी बोल्ट बनाए, लेट्स से अगर 1000 बोल्ट बने तो यानी कि 250 बोल्ट का 5%, 250 बोल्ट का 5% है ना। सो 25% का 5% बेसिकली हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, सो अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। सो देखिए अब कोई भी बोल्ट जो है भाई, इन तीनों मशीनों ने बनाया, तो कोई भी बोल्ट जो है वो मशीन ए से बना होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, लेट्स से यहां पे हमने इस मशीन ए को पी ए ही बोल दिया, तो इस 0.25। अगर मशीन बी से बना होगा प्रोडक्ट या बोल्ट सॉरी, तो 0.35 प्रोबेबिलिटी होगी, एंड मशीन सी से बना होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 0.4, राइट, ऐसे। नाउ अब वो कह रहा है कि भाई अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, तो एक बोल्ट तो डिफेक्टिव निकल चुका। सो हम लोग यहाँ पे डिफेक्टिव यानी कि जो हो चुका उसको एफ इवेंट से शो कर देते हैं कि भैया एफ बी द इवेंट दैट ड्रॉन बोल्ट, यानी कि
या तो सिलेक्टेड बोल्ट या ड्रॉन बोल्ट, जो बोल्ट निकाला गया है इज डिफेक्टिव, ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव, बोल्ट इज डिफेक्टिव, ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव, ड्रॉन मतलब निकाला गया, सो जो बोल्ट निकाला वो डिफेक्टिव है। तो अब देखिए मान लीजिए अगर वो बोल्ट जो है मशीन ए से बना हुआ है, मशीन ए से बना हुआ है, तब एक डिफेक्टिव बोल्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव बोल्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.05 है ना, 5% मतलब 0.05। अगर वो बोल्ट बहुत ध्यान से देखेंगे मशीन बी ने बनाया तो एक डिफेक्टिव बोल्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों, इट इज 4% यानी कि 0.04, ठीक है ना, 4% डिफेक्टिव। और अगर वो बोल्ट मशीन सी ने बनाया तो एक डिफेक्टिव बोल्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.02, ठीक है। क्लियर है भैया, जल्दी से बोल दो यार, है ना, ऑसम, एकदम बढ़िया, वेरी गुड। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना क्योंकि जगह की कमी है, सो बेसिकली मैं यहां से, मुझे ट्री डायग्राम जो है थोड़ा सा, अब बेसिकली ये रिस्पेक्टिव केसेस दिए हुए हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कह रहा भैया बोल्ट तो इसका मतलब खराब निकल चुका, डिफेक्टिव निकल चुका, बट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन बी ने बनाया हो। सो फेवर में तो क्या है कि मशीन बी ने बोल्ट बनाया हो और तब एक डिफेक्टिव बोल्ट निकला हो। इसके अलावा डिफेक्टिव निकलने के सारे पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं कि भैया मशीन ए ने बनाया हो तब एक डिफेक्टिव बोल्ट निकला हो, या मशीन बी ने बनाया हो तब एक डिफेक्टिव बोल्ट निकला हो, या फिर मशीन सी ने बनाया हो और तब एक डिफेक्टिव बोल्ट निकला हो। राइट है बच्चों, क्लियर है क्या, जल्दी से बोल दो। नाउ अब स्टूडेंट्स जरा वैल्यू रखेंगे, सो पी बी कितना है 0.35, ठीक है, इंटू पी एफ बाई बी इज 0.04, राइट। नाउ पी ए 0.25 इंटू पी एफ बाई ए 0.05 प्लस पी बी इज 0.35, पी एफ बाई बी 0.04 प्लस पी सी 0.4 इंटू पी एफ बाई सी 0.02। सो बच्चों अब अगले पेज पे अगर अपन सॉल्व करेंगे पी बी बाई एफ को, पी बी बाई एफ को अगर हम लोग अगले पेज पे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, देखिए 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, सो 4 डेसिमल प्लेसेस आएंगे, 4 डेसिमल प्लेसेस आएंगे। क्यों आएंगे 4 डेसिमल प्लेसेस, 1 2 3 4, ठीक है, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, ठीक है। 9 25 पंजे 125, 125 और कितने डेसिमल प्लेसेस आएंगे भैया 1 2 3 4, ठीक है, सो 0.0 प्लस 35 चौका वही 0.0140 प्लस 4 दूनी 8 और 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है भैया, 4 दूनी 8 नहीं 1 2 हाँ, तो 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। ना बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे 0.0140, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, अब ऐड कर देते हैं दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो यानी कि 5 आ जाएगा, 2 4 6 8 6 14 का 4 का हासिल को 1 1 और 1 2 और 1 3, राइट, 0.345, तो 0.0345 डेसिमल काट देंगे तो यानी कि 140/345 इट विल कम आउट एज कितना हो जाएगा बच्चों, सो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 36, 5 9 45, 28/69 है ना, अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, अरे जल्दी बोलो भैया, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। बेस थ्योरम के मुझे अब ऐसा लगता है कि 90% प्लस कॉन्सेप्ट आपको बेस थ्योरम का क्लियर हो गया होगा। आप यकीन मानिए कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं। ठीक है भैया, सभी क्वेश्चंस लगभग एक जैसे से। ठीक है, चलें आगे, फर्दर प्रोसीड कर दें। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं जरा 20th क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। कह रहा है भैया, अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, एक डॉक्टर को
एक पेशेंट को विजिट करना है, ठीक है, ओके। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल कम बाय द ट्रेन, वो ट्रेन से आएगा, ठीक है, वो ट्रेन से आएगा, ठीक है, एंड ही विल कम फ्रॉम बस एंड ही विल कम फ्रॉम स्कूटर एंड ही विल कम फ्रॉम अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो लेट्स से ट्रेन से आना इवेंट E1 है, बस से आना इवेंट E2 है, स्कूटर से आना इवेंट E3 है एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आना इवेंट E4 है। तो कह रहा फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रेस्पेक्टिवली दिस। सो ये क्या दे रखी है, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की प्रोबेबिलिटीज दे रखी है। मतलब अगर इस तरीके से आएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है भैया, ट्रेन से आने की 3/10, बस से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, बस से आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/5, स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया, इट इज 1/10 एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया, इट इज 2/5, ठीक है, ओके। द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल बी लेट, the probabilities that he will be late are 1/4, 1/3, 1/12 and if he comes by train, bus and scooter, but if he comes by another means of transport he will not be late, ठीक है ना। तो अगर डॉक्टर बेसिकली इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी बता रखी है कि भैया ट्रेन से आता है, बस से आता है और स्कूटर से आता है तो इस तरीके से लेट होगा, लेकिन अगर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आया तो मे बी शायद कार वार से आया हो तो फिर लेट नहीं होगा, है ना, अपने पर्सनल कन्वेंस से आया। सो व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, तो यानी कि ये तो हो चुका, क्या हो चुका भैया, मतलब डॉक्टर अराइव्ड लेट, लेट ए बी द इवेंट कि डॉक्टर अराइव्ड लेट। सो आप ए भी मान सकते हो, एफ भी मान सकते हो, ठीक है ना। सो देखिए अगर डॉक्टर ट्रेन से आता है यानी कि ट्रेन से आ चुका, तो अब लेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है भैया, इट इज 1/4, राइट। ट्रेन का जिक्र पहले है ना, तो यानी कि ट्रेन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। और अगर डॉक्टर लेट्स से बस से आता है बच्चों, ठीक है, तो बस से लेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, लेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। और अगर डॉक्टर स्कूटर से आता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12 होगी। और अगर वो ट्रेन से आता है, किससे आता है बच्चों, ट्रेन से आता, सॉरी, एंड इफ ही कम्स फ्रॉम द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है तो ही विल नॉट बी लेट, तो लेट नहीं होगा, लेट नहीं होगा, यानी कि अगर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है तो वो लेट नहीं होगा, यानी कि लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। कह रहा डॉक्टर पहुंचा और डॉक्टर लेट पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स फ्रॉम द ट्रेन, तो डॉक्टर साहब पहुंचे और लेट हो गए, बताओ ट्रेन से आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो E1/A, सो फेवर में तो क्या होगा कि भाई डॉक्टर साहब ट्रेन से आए और तब लेट हो जाएं, और टोटल पॉसिबल केसेस लेट होने के क्या हैं कि भैया ट्रेन से आए तब लेट हो जाएं, या फिर बस से आए तब लेट हो जाएं, या फिर स्कूटर से आए और तब लेट हो जाएं, राइट, या फिर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं और तब भी लेट हो जा रहे हैं, तब तो वैसे लेट होने की चांसेस ही नहीं है ना। सो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे भैया, कितनी हो जाएगी, PE1 इज 3/10। सो बेसिकली अगले पेज पे लेके चलते हैं ना, अगले पेज पे वैल्यू पुट करेंगे। सो PE1/A, अब देखिए ना बच्चों, PE1 कितनी है 3/10 इंटू PA/E1 is 1/4. Now PE1 into PA/E1, so 3/10 into 1/4 plus PE2 into PA/E2, है ना। So PE2 is 1/5, right, into PA/E2 is 1/3 plus PE3 is 1/10 इंटू PA/E3 इज 1/12, फिर PE4 इज 2/5 इंटू PA/E4 इज 0। बस अपने को ये सॉल्व करना है भाई अब। सो 3/10 यानी कि 3/40, दिस इज 3/40 प्लस 15
प्लस 1/120। ठीक है भैया, चलो जी। तो 40, 15 और 120, तो 40 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे भैया, 3 पंजे 15। एंड 120 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, देख लेते ना फैक्टर्स, 2 6 12, 2 3 6, 2 एकम 2 2 5, हाँ। सो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, सो गाइज अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा एवरी जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है उसकी हाईएस्ट पावर। ठीक है, सो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 पंजे, यानी कि इट इज़ 120। हाँ 5 20 का जो है 2, 5 दूनी 10 2 12, सो 120। वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे बट फिर भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि भाई कैसे लिख सकते हैं ना। 120, सो 40 तिया 3 तिया 9 प्लस 15 8 120 प्लस 1 एंड दिस इज 3/40। सो 40 तिया 120, तो इट मीन्स 3 3 is 9 अपॉन 9 और 8 17 1 18 एंड आंसर विल कम आउट एज 1/2। चेक कर लो। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट एज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। आ रहा है आपको समझ में बेयस थ्योरम, जल्दी से बोल दीजिए। बेयस थ्योरम आपको समझ में आ रहा है क्या, जल्दी से बताइएगा। है जी, चलें आगे, चले क्या आगे, चले क्या आगे, चले क्या आगे। ठीक है, चलें भैया आगे, चलें क्या, चले क्या, चले क्या, चले क्या, जल्दी से बोल दो। कब परफेक्ट है क्या, आ रहा है समझ में, वेरी गुड। चलिए, तो अब हमारे पास एक बेयस थ्योरम पे लास्ट एग्जांपल है, उसको करते हैं। ठीक है, और एक छोटा सा रिमाइंडर आप लोगों के लिए कि 1 जनवरी से, ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 45 डेज सुपर रिवीजन एंड मार्क्स बूस्टर बैच, प्रथम बैच फॉर क्लास 12th मैथ्स बोर्ड एग्जाम। ठीक है, सो पिछले 9 महीनों में आपने जो भी पढ़ा, अगले 45 डेज़ में कैसे बेहतरीन तरीके से उसको रिवाइज करना है, प्लस फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए कैसे एक मार्क्स बूस्टिंग प्रिपरेशन करनी है, वो सब हम इसमें करने वाले हैं। एक एवरेज स्टूडेंट भी आप ये मान के चलो कि इफेक्टिव प्रिपरेशन के साथ 70+ स्कोर कर सकता है आउट ऑफ 80, बिकॉज दिस इज एवरी ईयर्स हाईएस्ट रिजल्ट गिविंग बैच। ठीक है, सो वंडरफुल बैच, द प्रथम बैच, और इनसाइड द प्रथम बैच देयर विल बी चैप्टर वाइज रिवीजन एज वेल, देयर विल बी फुल सिलेबस रिवीजन। 2 तरह के लेक्चर्स होंगे अपने, एक तो रिवीजन लेक्चर, एक मार्क्स बूस्टर लेक्चर। सो रिवीजन लेक्चर में अपन थ्योरी रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी प्लस PYQs, एंड मार्क्स बूस्टर लेक्चर में वो हर मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रॉम तमाम सोर्सेज, फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, हॉट्स, एग्जाम्पलर हॉट्स और PYQs हॉट्स, और है ना जो सिमिलर जो 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 अवेलेबल बुक्स हैं मार्केट में उनके। सो बेसिकली सभी से जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है उस सभी हमारे मार्क्स बूस्टर लेक्चर के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। एंड न्यू फॉर्मेट के प्रैक्टिस सेशंस होंगे सेपरेटली, जैसे जो आपका MCQ, एजर्शन रीजन और केस स्टडी है, ये अपने आप में 32 मार्क्स का आउट ऑफ 80। सो सेपरेट प्रैक्टिस सेशंस होंगे, और प्रैक्टिस मटेरियल में आपको लेक्चर के क्वेश्चंस, मार्क्स बूस्टर क्वेश्चंस, मार्क्स बूस्टर शीट, एग्जाम बुक, है ना, यही सब फॉलो करना है। एंड डाउट सेशन बेसिकली आपके होते रहेंगे सभी चैप्टर वाइज के। ठीक है, तो वो सेपरेट डाउट सेशन इज सेपरेट थिंग, है ना। ये तो लेक्चर्स हैं, डाउट सेशंस विल बी टेकन बाय द डाउट फैकल्टी। ठीक है, सो दैट विल बी डिफरेंट। सो कंबाइंड चैप्टर्स टेस्ट होंगे, सो जैसे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का कॉम्बिनेशन, सो AOD और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का कॉम्बिनेशन, इंटीग्रेशन और AOI और डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्बिनेशन। सो ऐसे कंबाइंड चैप्टर टेस्ट होंगे, एंड देयर विल बी टॉपर्स कनेक्ट एंड टिप्स एंड स्ट्रेटेजी सेशंस भी होंगे। कोर्स का जो प्लानर है वो आप डिस्क्रिप्शन में हमको कोर्स का जो लिंक है उसके अंदर मिल जाएगा ना, इनसाइड द कोर्स मिल जाएगा। एंड लाइव क्लास 7 PM डेली स्टार्ट होगी, है ना, 7 PM ऑनवर्ड्स से स्टार्ट होगी, तो 8:30 9 बजे तक चलेगी। ठीक है, सो वंडरफुल बैच इट इज़। ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको एग्ज़ाम तक, CUT के एग्ज़ाम तक आपके पास अवेलेबल रहेगी, और इसके जो नोट्स हैं आपको, ठीक है, सभी डिवाइसेस पे आपके कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे फ़ोन हो या लैपटॉप हो, चाहे आईफोन हो। ठीक है, सो वो भी आपको बेसिकली जो कोर्स कंटेंट है उसके अंदर देखने को मिल जाएगा कि आप डिफरेंट डिवाइसेस से कैसे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं।
एंड बच्चों रही बात तो फीस की, तो आपको पता ही है हमारे सारे बैचेस वैसे भी अफोर्डेबल ही होते हैं सारे। सो जो प्रथम बैच है इसकी कंप्लीट कोर्स टिल एग्जाम की फीस है 1499। आप प्रथम 20 करके कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 1200 रुपीज़ में एनरोलमेंट मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी होगी अगर आपकी तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। सो ठीक है बच्चों, सी यू, होप टू सी यू इन द प्रथम बैच, ठीक है ना। तो मज़ेदार प्रिपरेशन करने वाले हैं इसमें। सो एक वो जो बोर्ड वाला जो माहौल होता है ना वो अलग ही होता है ना। साल भर पढ़ाते तो हैं पर वो जो बोर्ड्स एग्जामिनेशन में क्या होता है ना कि बच्चा भी सुपर सीरियस होता है। तो कोई भी बैच हो अगर बच्चा सुपर सीरियस है ना तो मज़ा आता है पढ़ाने में। सो खैर अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट एग्जाम्पल है बच्चों, ना लास्ट एग्जाम्पल। सो ये बहुत ही प्यारा है और आपको मैं कह सकता हूँ कि यार ये एक्सपेक्टेड है बोर्ड्स में, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। सो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 21 की अगर मैं बात करूं तो वो कह रहा है, कहता है अ मैन इज नॉन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। यानी कि एक इंसान की सच बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स है ना, 3/4 है। तो इसका मतलब झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी होगी भैया? ऑब्वियसली 1 - 3/4 यानी कि 1/4 होगी, ठीक है। 1 - सच बोलने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। कह रहा वो एक डाई थ्रो करता है। उसने क्या करा भैया, एक इंसान ने डाई फेंका है ना, डाई फेंका एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6। तो देखिए अब डाई फेंकने पे 2 केसेस हैं, या तो एक्चुअल 6 आ गया हो, राइट, एंड या एक्चुअली नॉट 6 है ना, एक्चुअली नॉट 6। दो केस हैं भैया, ठीक है। अब देखिए मान लो एक्चुअल 6 आना E1 इवेंट है और नॉट 6 आना E2 इवेंट है। तो बच्चा बता देगा कि यार E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भैया। 6 ना होने के फेवर में 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5/6 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। और 6 के फेवर में बेसिकली एक ही आउटकम है और टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स होंगे वो आपके कितने होंगे बच्चों? 6 होंगे, है ना। डाई को फेंकने के बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 6 होंगे। सो एक्चुअल 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, एक्चुअली नॉट 6 आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। नाउ अब वो देखो बहुत ध्यान समझेंगे। वो कह रहा है कि ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। तो पर्सन रिपोर्टेड 6, ठीक है। एक ए इवेंट है, ठीक है ना, लेट ए बी द इवेंट। वो कह रहा है कि भैया ए इज द इवेंट दैट पर्सन रिपोर्टेड 6, पर्सन रिपोर्टेड 6। बंदे ने 6 रिपोर्ट किया है, ठीक है ना, बंदे ने 6 रिपोर्ट किया है। तो 6 रिपोर्ट किया तो इसका मतलब जब 6 आया और उसने 6 ही रिपोर्ट किया, यानी कि अगर एक्चुअली में 6 आ चुका और बंदा भी 6 ही बता रहा है, ठीक है ना, बंदा भी 6 ही बता रहा है, तो इसका मतलब वो सच बोल रहा है, 3/4 प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन एक्चुअली में 6 नहीं आया तब भी बंदा क्या कर रहा है, 6 बता रहा है, तो इसका मतलब इस बार वो झूठ बोल रहा है। तो कह रहा है कि भैया, वो कह रहा है कि भैया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, ठीक है ना। तो बंदा तो भाई ये बता रहा है कि 6 आ चुका है ना, पर्सन रिपोर्टेड 6। बताओ कि सच में ही 6 आया हो, तो इसका मतलब फेवर में क्या है कि भाई सच में 6 आया हो और तब बंदा जो है 6 बोले। अदरवाइज 6 बोलने के सारे केसेस क्या हैं कि सच में 6 आया हो तब बंदा 6 बोले, राइट, या फिर 6 नहीं आया तब भी बंदा क्या बता रहा है, 6 बता रहा है। तब भी बंदा क्या बता रहा है, तब भी बंदा क्या बता रहा है, 6 बता रहा है, 6 नहीं आने के बावजूद भी, 6 नहीं आने के बावजूद भी, ठीक है, 6 नहीं आने के बावजूद भी। सो E1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू पी ए बाई E1 इज 3/4 अपॉन 1/6 इंटू 3/4 प्लस PE2 इज 5/6 इंटू पी ए बाई E2 इज 1/4। तो जरा सॉल्व कर देंगे भैया, इट इज कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, सो यानी कि 1/8 और ये 3 दूनी 6, 1/8 प्लस 5/24। तो बच्चों कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में 24, 8 तिया 24 प्लस 5 एंड दिस इज 1/8, सो 8 तिया 24। तो बेसिकली आंसर विल कम आउट 3/8। सो 3/8 विल द आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको चीजें क्लियर होंगी, आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है।
आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, चलें क्या आगे? आगे कुछ है ही नहीं। चलिए, तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा बेस थ्योरम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। कोई भी कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड इसके नोट्स आपको हमारे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगला देखिए, जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें यहीं पे ख़त्म है मामला, लेकिन जो पुराने वाली एनसीईआरटी है उसमें 13.4 जो है वो भी इस साल आपके सिलेबस में है। तो इसलिए मैं एक और लेक्चर अपलोड करूँगा 13.4 इंट्रो के नाम से, तो वो देख लेना, क्योंकि जो वो देख के नहीं जाएगा उसका कटेगा। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि सीबीएसई के सैंपल पेपर में रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन से क्वेश्चन हैं, इसलिए वो देख लेना ज़रूर। ठीक है ना, एनसीईआरटी में जब कट कर रहे थे तो पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने कट कर दिया, लेकिन 13.4 उनको नहीं हटाना चाहिए था। राइट है बच्चों? ठीक है, सो दिस इज इट, बाय बाय, लव यू ऑल।